चलिए, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सारे ठीक हो। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, दैट इज अ बिजनेस स्टडी। राइट। आज से हम अपने बिजनेस स्टडीज के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और इसमें पहले स्टार्ट करने से पहले बेटा, ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा बिजनेस स्टडीज के बारे में कि बिजनेस स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको पढ़ना है। क्योंकि देखो, मैक्सिमम ट्वेल्थ का स्टूडेंट बेटा इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ता। सॉरी, नहीं पढ़ता। उसका रीजन अवेयरनेस इस पेपर को लेके। जबकि बेटा, ये जो पेपर है बिजनेस स्टडीज का, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहले हम छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लेंगे बेटा, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे बिजनेस स्टडी क्यों लगता है, उसकी मैं आपको रीजन बता दूं। एक तो बेटा एग्जाम पर्पस से, एग्जाम पर्पस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। राइट। और जो दूसरा इसका लॉजिक है, इसकी इंपॉर्टेंस, वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है। पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ एग्जाम पर्पस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बेटा, अभी कुछ टाइम पहले से हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, इसने इस एग्जाम पैटर्न को ही चेंज कर दिया था बिजनेस का। जो एग्जाम का इसका पैटर्न है, वो पूरा का पूरा केस स्टडी फॉर्मेट पे हो गया है। ठीक है। यानी कि अब आपसे जो बिजनेस स्टडीज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, बताइए भी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। राइट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। तो ये सब चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, इनडायरेक्टली आपसे चीजें पूछी जाएंगी केस स्टडीज के फॉर्मेट में। अब अगर केस स्टडीज आपको समझना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर बिजनेस के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। केस स्टडी का पेपर बेटा तभी आप क्लियर कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप सोच रहे हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट है, इसको रट्टा मार के हम पास कर लेंगे, तो बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस पेपर को, इस एग्जाम को हम रट्टा मार के पास कर सकें। राइट। क्योंकि देखिए, ये पैटर्न इसलिए भी बेटर है ताकि बच्चा ना थोड़ा सा बुकेस ना हो जाए। हम क्या करते हैं बेटा, चीजों को रटने की कोशिश करते हैं, बस ओनली जो बुक में लिखा हम उसको पढ़ लिया, रट लिया, ठीक है जी, हो गया काम, एग्जाम में लिखा है, हो गया, पास हो गया, मार्क्स आ गए। अब मार्क्स आ जाते हैं बट हमें उसकी नॉलेज ही नहीं होती। सबसे बड़ा कंसर्न ये है। तो इसलिए बेटा सीबीएसई बोर्ड ने इस पेपर को वैल्यू बेस्ड कर दिया, अर्थात केस स्टडी फॉर्मेट में ले आई। अब केस स्टडी फॉर्मेट में क्या होता है, जब तक बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे बेटा, वो एग्जाम में क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाएगा। और जब आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे, देन डेफिनेटली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आपके लिए बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि किस तरीके से इन चीजों को एग्जीक्यूट करना है। देखिए, अब मैं आपको एंड में, जब आज का हमारा लेक्चर एंड होने वाला होगा, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। क्या किस तरीके के क्वेश्चन बेटा बिजनेस स्टडीज में पूछे जाते हैं, या अभी दिखा दूं? आप अभी देखिए। बेटा स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? बोलो नलायको। ठीक है, देखिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बिजनेस स्टडीज का, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा नेट स्लो है। भाई इतना स्लो तो नहीं चलता नेट। वेट कीजिएगा बेटा थोड़ा। हो गया। आई शो यू सम क्वेश्चंस कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन है,
ये आपको आई होप सो दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको डार्क फॉर्म में ले आता हूँ। ये क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट मास्टर्स इन ए लीडिंग एडवर्टाइजमेंट कंपनी इन इट्स इंडस्ट्री। ठीक है, कहते हैं रिसेंटली दे हैड मीटिंग इन विच ऑल द रीजन विच वर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर डिस्कस। यानी कि देखो, इस क्वेश्चन में क्या किस तरीके से पूछ रहा है आपको। अभी बेटा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। राइट, एक चैप्टर आएगा आपका, चैप्टर नंबर 3, जब मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कराऊंगा, तो उस चैप्टर का एक क्वेश्चन है। बट सुन लेना क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कहता है द फर्स्ट मास्टर इज ए लीडिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी इन इट्स इंडस्ट्री। ठीक है, कहते हैं एक कंपनी है बेटा जो कि लीडिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी है। रिसेंटली दे हैड ए मीटिंग, इनिशियली रिसेंटली बेटा उन्होंने मीटिंग करी इन विच ऑल द रीजन विच वर आउटसाइड द कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वर डिस्कस। ठीक है, वो सारे रीजंस को डिस्कस किया गया जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर गए थे, उसके आउट ऑफ कंट्रोल के थे। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन वांटेड टू मेंटेन इट्स सुपरमेसी इन द मार्केट। जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, वो अपनी सुपरमेसी को चाहता है मार्केट में बरकरार रखे, मेंटेन रखे। दे डिसाइड टू ब्रेक द मीटिंग इनटू टू पार्ट्स। उन्होंने उस मीटिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन द फर्स्ट पार्ट कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर एक्सेट्रा वर डिस्कस्ड। वर इन अ सेकंड पार्ट political, economical, social condition in the country were discussed, right? It was concluded the company was extremely well in the domestic market and client base was expanding. Okay. However, when the company performance in foreign market were evaluated, right, it was found the condition is difficult, right, in the different countries, so that the strategy adopted would be the different. After the meeting of company was looking forward to the market new gains, which feature of the business environment have been highlighted in above case, also identify the line, right? So this is, ये इस तरीके क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। न्यू एक्सपेक्ट कि बेटा ऐसे क्वेश्चन आप सिर्फ थ्योरी रट कर इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। राइट, जब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर, उसका चैप्टर का क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। राइट, तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझना, इट्स अ चैलेंज, और उसके बाद एग्जैक्ट आंसर देना ऑल्सो चैलेंज। तो आपको यहाँ पर आपके कंसेप्ट सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए, आपको एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तब जाके बेटा आप एग्जाम में क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज नॉट पॉसिबल। बहुत सारे बच्चे तो अभी रिसेंटली, जब मैंने प्रीवियस बैच फिनिश अप किया, तो जब मैंने स्टार्टिंग में बेटा कुछ क्वेश्चंस वगैरह पुट अप करे उनके सामने, तो उनकी हालत खराब हो गई। रीजन भी क्योंकि क्वेश्चन हमने पहले कभी करे ही नहीं ऐसे। राइट, और ये सडनली हमारे सामने आते हैं क्योंकि 11th क्लास में हम बिजनेस को लाइट ले लेते हैं, हम उतना बिजनेस स्टडीज को नहीं पढ़ते, जबकि बहुत कुछ है बेटा पढ़ने को 11th के बिजनेस में। राइट, बट हमने नहीं पढ़ा। रीजन बीन अगेन अवेयरनेस। बहुत सारे टीचर तो ये भी कहते हैं, आई हैव सीन, जो अकाउंट्स वगैरह पढ़ा रहे होते हैं, कहते हैं बेटा क्या करेगा बिजनेस पढ़ के, जस्ट थ्योरी। नहीं बेटा, जस्ट नॉट ए थ्योरी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, accounts, these are very very important subject for the business, that is commerce stream, right? तो आगे चल के बेटा अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं या कुछ भी बिजनेस में करना चाहते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑल्सो। अगर कोई पर्सन बिजनेस करना चाहता है, उसके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यहाँ पर पर्पस बेटा इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का, क्योंकि देखिए इस सब्जेक्ट की फीस अगर मात्र मैं देखूं तो 200 रुपए है। क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स और बिजनेस दोनों की फीस बेटा देखा जाए तो आपको टोटल 800 बताइए। ठीक है ना, तो 200 रुपये फीस रखने का लॉजिक क्या है मैं आपको बता दूं। ये सब्जेक्ट बेटा मैं कोई मनी अर्निंग के पर्पज से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये सब्जेक्ट मेरा पढ़ाने का लॉजिक है कि बच्चे को थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मिले इस सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि इसको बहुत सारे स्टूडेंट है जो लाइटली लेते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है भाई, थ्योरी है, एंड में देखेंगे, पढ़ लेंगे। अभी आपने क्वेश्चन देखा, आई होप सो आपको रियलाइज होगा, दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी। राइट, इतना आसान भी नहीं है बेटा चीजों को करना। और मैं इस चैप्टर को इसलिए पढ़ा दूं ताकि बच्चा इसको इजीली, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ना हो उसको। ठीक है, और वो सब्जेक्ट को पढ़ ले, समझ ले अच्छे से, ताकि वो आगे चल के बेटा प्रॉपर तरीके से इन चीजों में डील कर सके। तो ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए मैंने आपको बताया। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है बेटा, अब देखिए बिजनेस मैनेजमेंट, जैसे मान लो आप में से बहुत सारे लोग स्टार्टअप करेंगे कल को, फ्यूचर में आके अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे, तो आपको नॉलेज तो हो। राइट, आपको बिजनेस के बारे में जानकारी तो हो कि बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस किन किन फैक्टरों से इफेक्ट हो सकता है, बिजनेस के क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो सारी चीज आपको पता तो होनी चाहिए।
हाँ, माइट भी। और इंडिया का जो नया सिचुएशन चल रहा है बेटा, इसमें डेफिनेटली अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो माइट भी आप सक्सेस है अच्छे तरीके से, क्योंकि दूसरे के बिजनेस में डिपेंड होना तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे ना, लॉकडाउन की वजह से कितनों की जॉब्स वगैरह चली गई है। तो अगर अपना बिजनेस खुद का स्टार्टअप करते हैं, खुद का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बहुत सारे इनिशिएटिव स्टेप्स ले रही है बेटा फॉर प्रमोटिंग द बिजनेस। तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बेटा काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी नॉलेज मिले। दूसरा, कुछ बच्चे सीए सीएस वगैरह कोर्स करना चाहते हैं आफ्टर द 12th क्लास। ठीक है, तो वहां पर बेटा अगेन बिजनेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वहां पर एक सब्जेक्ट आएगा आपका बिजनेस मैनेजमेंट का, राइट। तो अगेन, तो कहीं ना कहीं बेटा इस चैप्टर की, इस सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसको प्लीज आप लाइटली मत लीजिएगा, इसको प्रॉपर तरीके से समझिएगा। ठीक है, ये तो बेटा मैंने आपको इसका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया कि बिजनेस हमें क्यों पढ़नी है। इसका एग्जाम पर्पस मैंने आपको बताया, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव क्या है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका किस तरीके से यूसेस होता है। एंड दूसरा, एक और मैं आपको पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, हमने जो 11th क्लास में बिजनेस, अच्छा अभी तक जो भी मैंने आपको बताया कि आपको क्लियर हुआ है ना वो सारी चीजें। हाँ जी बेटा, अभी तक मैंने जो भी आपके साथ डिस्कशन किया है आपको वो समझ आया है? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। 11th क्लास में बेटा जो अपने जिन बच्चों ने बिजनेस स्टडी पढ़ी है बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए एक छोटा सा मेरा होमवर्क रहेगा यहाँ पे। बेटा जल्दी ज्वाइन किया करो। अब देखो जरा इधर। इधर देखिए, आपको 11th क्लास के बिजनेस के मैं कुछ चैप्टर्स बताऊंगा जो आपको पढ़ने हैं। अगेन, आपका एग्जाम हो गया, पास हो गए, डजेंट मैटर। मैंने आपसे क्या कहा, पास होना नॉट अ मैटर। आप नॉर्मली घर पे भी स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे बेटा, यूट्यूब्स पे क्लासेस देखेंगे, आप पास हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पास होना, राइट। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बेटा मैं कुछ चैप्टर बचाऊंगा 11th क्लास के बिजनेस के। एक तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। पहला चैप्टर तो ये है, ठीक है। दूसरा है बिजनेस फाइनेंस। ये दो चैप्टर बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखो, इंपॉर्टेंट तो पूरी बिजनेस थी 11th, राइट, बट दीज टू चैप्टर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है बेटा, इन चैप्टर्स के आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स ले लेना है बेटा, मेरे पुराने स्टूडेंट से ले लेना। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है बाकी सबके पास तो नोट्स होंगे ही, राइट। जो जिनके पास नोट्स नहीं है वो पुराने जो 11th क्लास में मेरे से पढ़ते थे उन स्टूडेंट से इनके नोट्स ले सकते हैं। और इन चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड करना है बेटा। ठीक है, अब 12th की जो बिजनेस है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर दी इन्होंने, और प्लीज इसको सभी को पढ़ना है बेटा। अगेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इनकी बेसिक नॉलेज आपको होगी ना तो मुझे आपको ना आगे पढ़ाने में बड़ी आसानी रहेगी बेटा। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा पाऊंगा। अदरवाइज क्या होता है ना, हमें पहले पुरानी चीजों को डिस्कस करना पड़ता है, फिर हम नया कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, अननेसेसरी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, ताकि आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये तो थी बेटा 11th क्लास की बिजनेस की बात। ठीक है, अब हमें आगे किस तरीके से प्रिपरेशन करना है बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में। तो हमारी 12th की जो बिजनेस है बेटा ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो बातें हैं। एक तो पूरा फाइनेंस को लेके, जो बिजनेस फाइनेंस का चैप्टर है बेटा वो सब कुछ इसमें पढ़ेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए बेटा कि आप एज ए कंज्यूमर आपके कितने राइट्स हैं। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेके एक्ट बना हुआ है बेटा, वो एक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, राइट। चेंज भी हो चुका है, नया एक्ट भी आ चुका है 2020 वाला। ठीक है, और ये बिजनेस फाइनेंस, इसमें आपको मैं क्या कराऊंगा, कैसे बिजनेस में फाइनेंस का यूटिलाइजेशन किया जाता है, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस फाइनेंस। और दूसरा हम पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टॉक मार्केट का। और स्टॉक मार्केट की बेटा आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पर मिलेगी कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है वगैरह वगैरह, राइट। कैसे शेयर्स लिस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें बेटा मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। अगेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चैप्टर पढ़ने के लिए, पार्ट बी पढ़ने के लिए आपको इसका आना बहुत जरूरी है बेटा, बिजनेस फाइनेंस का। इसलिए मैंने रेफर किया है 11th क्लास का ये बिजनेस फाइनेंस वाला चैप्टर। अगर आपको अच्छे से आएगा ना
तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बिजनेस फाइनेंस का भी और स्टॉक मार्केट वाला भी, ठीक है। और कंज्यूमर प्रोडक्शन तो बिल्कुल ही नया होगा बेटा आपके लिए। दूसरा पार्ट ए में हम पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा मैनेजमेंट, एक बिजनेस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। वो सारी बातें बेटा मैं यहाँ डिस्कस कराऊंगा आपको कि बिजनेस मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, राइट। बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कैसे बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज आती है, कैसे उन अपॉर्चुनिटीज को हम ग्रैब कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो मेरा मेरा बेटा एक ही बात कहनी होगी आपको, प्लीज इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मत पढ़ना खाली। आपको मार्क्स लेके आने हैं, अच्छे मार्क्स लेके आने, इट्स ओके विद दैट, बट इसको आप नॉलेज पर्पज से ज्यादा पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपको नॉलेज होगी बेटा तो आप इसको एग्जाम के लिए भी अच्छे से पढ़ पाएंगे और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका काफी यूसेज होगा, ठीक है भाई। तो आज से मैं शुरू करवाऊंगा आपको पार्ट ए का। अभी तक मैंने जो भी आपको बताया जस्ट एन ओवरव्यू, मैं आपको सिर्फ बिजनेस स्टडीज के बारे में, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं बेटा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि क्या है चैप्टर, क्यों पढ़ना है हमें से, इसका क्या लॉजिक है, राइट। और इसको पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीजें आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो इसलिए बेटा आपको मेहनत करनी है, अच्छे से चीजें लेनी है। देखो वैसे ही इस लॉकडाउन की वजह से आपकी नॉलेज का ना बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहे हो और घर पे उतनी नॉलेज आपकी इंप्रूव नहीं हो पाती है। तो इसलिए प्लीज मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्रॉपर तरीके से हार्ड वर्क करेंगे, अच्छे से चीजों को समझेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी बेटा वो पार्ट ए के ऊपर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मैनेजमेंट का डिस्कशन करेंगे बेटा आज। अगेन आज की क्लास बड़ी शॉर्टर रहेगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम एक छोटे से पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, नॉर्मल चीजें डिस्कस करेंगे। आपको मैनेजमेंट के बारे में समझाऊंगा, सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो दिस इज पार्ट ए, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में बेटा 4 यूनिट है, ठीक है। चैप्टर नंबर में 4 यूनिट्स हैं। तो पहला यूनिट है हमारे मैनेजमेंट के बारे में। ये जो फर्स्ट यूनिट है ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट वर्ड को समझाता है, तो ये मैनेजमेंट क्या है, राइट। और अलग अलग ऑथर ने, अलग अलग प्रोफेसर ने, अलग अलग पर्संस ने, अलग अलग एक्सपर्ट ने मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन दी है वो भी हम देखेंगे, राइट। चलिए, तो बिफोर डिस्कसिंग द क्लास, आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा आपकी एक छोटी सी राय लूंगा, क्योंकि देखिए जितना आपका पार्टिसिपेशन लेवल रहेगा उतना बेटा मेरे को आपको समझाने में आसानी होगी, क्योंकि मैं जान पाऊंगा कि आपको क्या नॉलेज है थोड़ा बहुत इन सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि भैया मैनेजमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। हाँ जी बेटा, आपके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है, पहले आप मुझे बताएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको काफी डिटेल में। चलिए स्टार्ट कीजिए फटाफट से, मैनेजमेंट का मतलब बताना। बेटा थोड़ा नेटवर्क इशू होगा शायद आपका, बेटा बाकियों को भी वॉइस का भी कंसर्न हो रहा है क्या, ये सबको क्लियर है वॉइस। मैनेजिंग ऑफ एनीथिंग, वन स्टूडेंट आंसर, सर मैनेजिंग ऑफ एनीथिंग, किसी चीज को मैनेज करना मैनेजमेंट है, ठीक है, ओके। और कोई, प्लीज कोई गूगल नहीं करेगा, कोई बुक्स में से नहीं देखेगा, अपनी खुद की नॉलेज बतानी है, ठीक है। आपको जो पता है आपको सिर्फ वो बताना है, डोंट ट्राई टू गिव योर आंसर वाया गूगल एंड ऑल, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है बेटा। मैं आपके दिमाग में जो मैनेजमेंट के बारे में वो बात निकालना चाहता हूँ, तो बेटर है कोई बात नहीं गलत दीजिए चलेगा, बट आपका अपना आंसर होना चाहिए, ठीक है, कहीं से कॉपीड नहीं होना चाहिए। इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन प्रॉपरली, ओके। अगेन इट इज अ बुकेज डेफिनेशन, कंट्रोल थिंग्स देयर ओन वे, अपने तरीके से चीजों को कंट्रोल करना, ओके। और कोई कुछ, सुशांत, बेटा आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है कुछ, रोहन, प्रियंका, चीजों को सिस्टमेटिक वे में मैनेज करना, ओके, ठीक है। और कोई कुछ, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज, इधर देखो सारे के सारे। अभी आपने मुझे बहुत सारी चीजें बताई कि भैया किसी चीज को अपने तरीके से करना दैट इज अ मैनेजमेंट, किसी भी चीज को मैनेज करना दैट इज अ मैनेजमेंट। यानी कि अल्टीमेटली आप कह रहे हो सर कि किसी काम को अगर हम कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं दैट इज अ मैनेजमेंट, राइट। अब इधर देखो,
एक पर्सन होता है बेटा, मिस्टर मैनेजर। कौन होता है बेटा? एक पर्सन होता है मिस्टर मैनेजर, राइट। अब मान लीजिए इस मैनेजर के पास एक टास्क आया। टास्क, इसको टास्क बोल लीजिए, वर्क बोल लीजिए, राइट, वट एवर यू सेड, राइट, कुछ भी काम हो सकता है, एनीथिंग, राइट। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। जैसे मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ वर्क, काम है, राइट। आप कहीं घूमने जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वर्क, राइट। आप कोई पार्टी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ वर्क, वो भी कुछ काम ही है, टास्क ही है, राइट। तो अल्टीमेटली ध्यान तो सुनिएगा प्लीज, हर जो काम हम करते हैं अपने लाइफ में, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप घूमने जाते हैं, आप पार्टी करते हैं, राइट, घर पे आपका बजट प्रिपेयर होता है बेटा जब पापा की सैलरी वगैरह आती है, राइट, या आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं बेटा, दैट इज इट इज अ टास्क। और जो पर्सन उसको कर रहा होता है दैट इज अ मैनेजर, क्योंकि वो टास्क को मैनेज कर रहा होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो मिस्टर मैनेजर है, ये पर्टिकुलर टास्क को डेफिनेटली कर रहा होगा। अब सर ये किस मैनर में कर रहा है, राइट, यानी कि सर ये किस मैनेज में कर रहा है, देखिए, किसी ना किसी मैनर में उसको परफॉर्म कर रहा होगा। ऑफकोर्स किसी ना किसी मैनर में बेटा ये पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा होगा। तो कहते हैं सर, ये जो मैनर है, इसी मैनर को ना हम मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग क्या है, देखो बेसिक मीनिंग बताता हूँ आपको। मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। यानी कि मैनेजमेंट की बेटा कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि मैनेजमेंट क्या है, राइट। इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि भैया एक मैनेजर है, एक पर्सन है, उसको एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया है। ध्यान सुनिएगा प्लीज, मैनेजर है, एक पर्सन है, उसको एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया है। अब वो उस पर्टिकुलर टास्क को किस मैनर में कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर टास्क को किस मैनर में कर रहा है, उसी मैनर ऑफ एक्टिंग, उस काम को करने का जो उसका तरीका है, जो मैनर है, दैट इज द मैनेजमेंट। अब एक स्टूडेंट है जो बेटा 24 घंटे में से 15 घंटे पढ़ रहा है, उसका काम करने का तरीका वो है। एक स्टूडेंट है वो उसी काम को 6 घंटे में कर रहा है। तो दैट मीन्स सर सिचुएशन क्या है कि एक पर्सन किसी एक्टिविटी को किस तरीके से कर रहा है, दैट इज द मैनेजमेंट। ठीक है। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आप किस चीज के लिए मैनेज कर रहे हैं। डेफिनेटली द पॉइंट इज दैट सर हम मैनेज सिर्फ दो काम के लिए करते हैं। सर हम किसी भी एक्टिविटी को अगर हम परफॉर्म करें, तो वहां पर हमारा मेन कंसर्न होता है बेटा टाइम, और दूसरा कंसर्न होता है कॉस्ट। हमारे दो कंसर्न्स होते हैं बेटा मैनेजमेंट को करने के पीछे, एक तो टाइम और एक कॉस्ट। रीजन, कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती है बेटा, वहां पर हमारे लिए कॉस्ट मैनर ही नहीं करता है, हम कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, भैया काम होना चाहिए, पैसा कितना लग जाए डजेंट मैटर, दैट इज अ वे। वहां पर बेटा मैटर क्या कर रहा है आपको, हाँ, आपको वहां पर टाइम मैटर कर रहा है, कॉस्ट मैटर नहीं कर रही। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड सिचुएशन होता है कि भैया आपके पास टाइम बहुत, आप कह रहे हैं, भैया देख मेरे पास ना टाइम बहुत ज्यादा है, मेरी कॉस्ट बचा ले, मेरे को ज्यादा कॉस्ट ज्यादा खर्चा वर्चा नहीं करना, मेरे पास टाइम है, यू कैन टेक योर टाइम, बट आप काम अच्छे से कीजिए, प्रॉपर अच्छे मैनर में, ताकि मेरे लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव रहे। यानी कि बेटा किसी भी एक्टिविटी को अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, राइट, तो उस एक्टिविटी को किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, दैट इज द मैनेजमेंट, वही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है बेटा। हाँ, बहुत सारे अलग अलग पर्संस ने बेटा मैनेजमेंट को डिफाइन किया हुआ है कि मैनेजमेंट क्या है, वो उनका अपना सोचना है बेटा। यू कैन ऑल्सो डिफाइन द मैनेजमेंट, बट जो आप सोच रहे हैं वो मैनेजमेंट है। डेफिनेटली आप किसी एक्टिविटी को किस तरीके से कर रहे हैं, दैट इज अ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो किताब में लिख दी डेफिनेशन और एग्जैक्टली उसी तरीके से आप उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करेंगे। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, देखिए आज मैं ना आपसे आपको मैनेजमेंट ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान सुनिए प्लीज। आपने मूवीज देखी होंगी, राइट, मूवीज में आपने हर अलग अलग मूवीज में कुछ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि हर हर पर्सन का क्रिमिनल से डील करने का तरीका अलग होता है। कोई बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर से डील करता है, कोई बड़ा खतरनाक तरीके से डील करता है, एनकाउंटर ही कर देता है सीधे। तो देयर इज अ वे, वो काम करने का तरीका है। जैसे आप ही स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बेटा, आप लोग आप घर पे पढ़ाई करते हैं, कोई बच्चा तो बिल्कुल नहीं पढ़ता,
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अप्रैल से क्लासेस चल रही हैं बट वो नहीं पढ़ता, वो एंड में जाके पढ़ता है, देयर इज अ वे। वो भी पढ़ ही रहा है बट उसका तरीका अलग है। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेजमेंट करके, टाइम टेबल बना के, प्रॉपर डेली बेसिस पे स्टडी करके, वो उनका तरीका है। तो हर पर्सन का बेटा किसी भी एक्टिविटी को करने का ना एक अलग तरीका होता है। कुछ लोग पार्टी करते हैं बेटा, आपने देखा होगा आपके पास, आपके फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, 10-12 लोग हैं आपके दोस्त, आपने 20-20, 50-50 रुपए जो भी आपने कलेक्ट करे, बहुत सारा पैसा आपके पास आ गया कलेक्टिवली, अब उस फंड्स को आप यूज कर रहे हैं। राइट, कुछ लोग बोलते हैं भाई मनी डजंट मैटर, तू चीजें मंगा, पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। और कुछ लोग बोलते हैं भैया पैसा कम है, देख अच्छे से मैनेज करेंगे ताकि इस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइज हो सके और हमें इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो दोनों पर्सन का सोचना अलग है, तरीका अलग है। राइट, तो मैनेजमेंट को कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता बेटा, दैट इज नॉट पॉसिबल कि मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग डन, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। ठीक है, वो डेफिनेशंस हैं, अच्छी बात है, बट मैनेजमेंट क्या है, जो मैनेजर करता है। अब मैनेजर उसको कैसे करा है, इट इज डिपेंड ऑन द मैनेजर कैपेसिटी, मैनेजर की कैपेसिटी, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी मेंटल कंडीशंस, इन सब पे डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर टास्क को किस तरीके से कर रहा है बेटा, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द मैनेजर। समझ आया? तो ये है बेटा बेसिक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब जरा ध्यान सुनिएगा प्लीज, एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ। इधर देखो प्लीज सारे के सारे। अभी मैं आपको एक और छोटा सा ये बता दूं, कहते हैं एनीथिंग, जो भी आप काम कर रहे हैं, राइट, अगर उसमें से मैं माइनस कर दूं मैनेजमेंट को, ठीक है, तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। सॉरी, हमारे पास क्या आएगा बच्चे, एक रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट होगा जीरो। आप किसी भी काम को अगर करते हैं, अगर उसमें मैनेजमेंट का अब्सेंस है, माइनस का मतलब यहाँ पर बेटा अब्सेंस हो गया, यानी कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं और वो प्रॉपर मैनेज तरीके से नहीं कर रहे हैं, वहां पर मैनेजमेंट का अभाव है। राइट, मैनेजमेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगेन, आपका काम करने का तरीका कैसा है, एक पर्सन एग्जाम आने वाला है, सो रहा है आराम से, उसने मैनेजमेंट किया ही नहीं, उसने अपने काम को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म किया ही नहीं, मैनेजमेंट की कमी थी। तो मैनेजमेंट की कमी थी तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा बच्चे, जीरो ही होगा। तो कहते हैं मैनेजमेंट मतलब आपके काम को किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, यानी कि आपने अच्छे से मैनेजमेंट किया है, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट कुछ ना कुछ बेटर आएगा। बट अगर आपने मैनेजमेंट ही नहीं किया, काम तो आपको दे दिया गया था, टास्क आपको दे दिया गया था, बट उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपने कोई एफर्ट्स ही नहीं किए, तो आपने एफर्ट्स नहीं किया मतलब आपने मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया। अब जब आपने मैनेजमेंट ही नहीं किया, तो रिजल्ट आपके फेवर में कैसे आ सकता है, दैट इज अ जीरो, नील बट्टा सन्नाटा। समझे? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें बेटा हमने बेसिकली कुछ चीजें आपसे सीखी। राइट, और कुछ चीजें बेटा मैंने आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताई, इसमें से बहुत सारी बातें आई आई होप सो कि आपको पता भी होंगी। ठीक है, ये पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? अगेन इसमें बेटा हमने कुछ पढ़ा नहीं, हमने सिर्फ कुछ चीजें देखी कि मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या। आई एम ट्राइंग कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, रट्टाफिकेशन नहीं करना है बेटा। हाँ जी बेटा, क्या क्लियर हुआ आपको? प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए एवरीवन, एवरीवन बेटा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट से, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। नहीं, मैंने बता तो दिया था, आज क्लास से ग्रुप में मैसेज भी किया था बेटा मैंने। अरे नालायक सो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए कुछ पर्सन्स हैं जिन्होंने मैनेजमेंट को डिफाइन किया हुआ है, जिसमें से एक पर्सन है F.W. टेलर। इसके बारे में आप काफी पढ़ोगे आगे चल। इस व्यक्ति ने क्या डेफिनेशन दी मैनेजमेंट की, देखते हैं। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैनेजमेंट, प्लीज आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग what you want to do, and then seeing that they do it in the best manner and the cheapest way. So this is the definition given by the F.W. टेलर। इन पर्सन्स के बारे में बेटा हम आगे काफी डिटेल में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर में।
एक और पर्सन थे पीटरसन एंड प्लोमैन। इन पर्सन्स ने भी कुछ डेफिनेशन दी थी बेटा मैनेजमेंट की। इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में डिफाइन एज द प्रोसेस by means of which the purpose and objective of particular human group are determined, clarified, and effectuated. These are the some definition। और भी बहुत सारे राइटर्स हैं बेटा, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे पर्सन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने अपने तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन किया हुआ है। देखो F.W. टेलर क्या कहते हैं मैनेजमेंट इज अ आर्ट। एक आर्ट है, एक कला है बेटा। knowing what you want to do, आप क्या करना चाहते हैं, and then seeing that they do it in the best and cheapest way। यानी कि ये कह रहा है भैया मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ये है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्सन क्या करना चाहता है। दूसरा, ये देखा जाता है कि वो किस मैनर में कर रहे हैं, यानी कि बेस्ट और चीपेस्ट वे में उसको परफॉर्म करना। दिस इज द मैनेजमेंट। अगेन वही बात आ रही है टाइम और कॉस्ट की मैनेजमेंट के लिए। पीटरसन एंड प्लोमैन ने क्या कहा, मैनेजमेंट में डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय मींस विच द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप आपके काम करने का जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो पर्पस है, ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमन ग्रुप आर डिटरमाइंड, क्लैरिफाइड एंड इफेक्टिवेटेड। यानी कि बेटा जैसे आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई टारगेट तो होगा ना, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा। जैसे मान लो आप स्टडी करो, दैट इज अ टास्क, दैट इज अ वर्क, दैट इज अ एक्टिविटी। अब उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं किस मद्देनजर रखते हुए बेटा, अपने पर्पस को, अपने ऑब्जेक्टिव को। आपने सोचा 90% लेकर आना है भैया, 90% से ज्यादा लाना, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। देयर इज अ ह्यूमन ग्रुप और वो उनका ऑब्जेक्टिव है। अब उसको ऑब्टेन करने के लिए कुछ प्रोसेस करेंगे, तो दैट इज द प्रोसेस, इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द पीटरसन एंड प्लोमैन। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है बेटा, हर पर्सन ने मैनेजमेंट का वही मतलब बताया है, बस उनका तरीका अलग था उसको डिफाइन करने का। वो यही बता रहे थे भैया किसी पर्टिकुलर काम को किस तरीके से करना है, दैट इज अ मैनेजमेंट। समझे? प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ ये? सुनना बेटा ध्यान से प्लीज। अभी आपने पढ़ा मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट एक बेसिक प्रोसेस है, राइट। आपने राइटर्स की डेफिनेशंस भी देखी, उसमें आपने देखा कि भैया जो हमारा मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है, किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करता है। अब ध्यान से सुनिएगा। याद है मैंने आपको बताया था कि जो मैनेजर करता है, जिस मैनर में करता है, उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं, राइट। अब ये जो मैनर है बेटा, ये दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। बिल्कुल ध्यान सुनिएगा प्लीज। अगर मैं इस मैनर की बात करूं तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो मैनेजमेंट होता है इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस के तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है। और दूसरा तरीका है मैनेजमेंट करने का एफिशिएंसी। दीज आर द टू वर्ड्स जो बेटा आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर हो जाएंगे मैनेजमेंट को लेके, जो भी आप डाउट पूछ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं। एक होता है इफेक्टिवनेस और एक होता है एफिशिएंसी। अगेन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। रीजन बताता हूँ, क्योंकि देखो अभी आपने सिर्फ ये पढ़ा था कि भैया एक पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है, वो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को अचीव कर रहा है, राइट, उस मैनर में परफॉर्म कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है सर मैनर क्या, तो मैनर दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है बेटा, एक इफेक्टिवनेस और एक एफिशिएंसी, राइट। तो एक काम कीजिए, फटाफट से मैं इसके डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट में जाके इसको एग्जाम्पल के फॉर्मेट में समझेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, इसको नोट करिए मेरे साथ के साथ, फिर हम इसको समझेंगे। बेटा आवाज का क्या करूँ यार, वॉल्यूम लो आ रही है, एक सेकंड रुकिएगा।
हेलो, वॉइस आ रही बेटा मेरी? क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन? सर आ तो रही है पर लो आ रही है। लो कैसे आ रही है यार? अभी भी लो आ रही है? यहाँ से तो बेटा सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे। माइट भी। करो बेटा। आई एम वर्किंग ऑन इट। अब ठीक है? स्पीड तो बेटा हाई हाई इंटरनेट ही है, फाइबर वाला नेट लगा रखा नालायक ने, फिर भी ये ड्रामे। आज फोन करूंगा उसको। ठीक है, वॉइस आ रही है? नाउ क्लियर एवरीवन? चलो इधर देखो। ठीक है, देखो इसके बारे में लिख लीजिए पहले फटाफट से। कहते हैं इट रेफर्स टू। लिख लो बेटा पहले इसको, फिर समझते हैं। कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। रेफर टू डूइंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। चलिए इसको नोट कीजिए बेटा, फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझा दूंगा। प्लीज नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया जी? डन। देखिए, अब ना दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने पुट करता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर देखिए मैं दो एग्जाम्पल लेता हूँ। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इज अ कंपनी, और एक कंपनी है ABC लिमिटेड। प्लीज इधर देखिए सारे के सारे। राइट, दीज आर द टू कंपनीज। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये दो कंपनीज है बेटा, और इनका बिजनेस है
ये बुक्स बनाते हैं, बुक्स में डीलिंग करते हैं। ठीक है, दोनों ही कंपनी है बेटा जो बुक्स बनाती है और बुक्स में डीलिंग करते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। और ये बुक्स बनाते हैं मान लीजिए 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए, 11th एंड 12th क्लासेस के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए न्यू सेशन स्टार्ट होगा, अगर मैं नॉर्मल टाइम की बात करूं तो हमारा ऑफ कोर्स 1 अप्रैल से ही न्यू सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारा मान लीजिए न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, राइट, एंड डेफिनेटली देयर इज अ डेट ऑफ 1 अप्रैल। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो ये जो कंपनी है, राइट, इन्होंने अपने बिजनेस को एक्टिवली एक मैनेजर को दे दिया, मिस्टर एम को, और डेलीगेट कर दिया। देयर इज अ डेट 6 जुलाई, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसके पास जुलाई अगर मैं पूरा ले लूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, तो इसके पास टाइम काफी है, राइट। अब ध्यान सुनिएगा, साइमल्टेनियसली इस कंपनी ने भी अपने एक मैनेजर को, ध्यान सुनिएगा प्लीज बेटा, यहाँ पर इन्होंने अपने मिस्टर मैनेजर को यानी कि एम को काम सौंपा दिसंबर में। ठीक है, इन्होंने अपने मैनेजर को काम दिया बेटा दिसंबर में, ऑब्वियस सी बात है बुक्स में डीलिंग करने का, यानी कि दिसंबर में दिया, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वाला टाइम, इस टाइम में तो बुक आ जानी चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैनेजर को डिसीजन लेना है गुड्स को प्रोड्यूस करने का, कि कितना प्रोड्यूस होगा वगैरह वगैरह, तो इस मैनेजर को भी डिसीजन लेना है। अब जरा एक बात बताइए, इस कंपनी के पास क्या टाइम ज्यादा है? अब ये जो मैनेजर है ये क्या कोशिश करेगा, कंपनी की टाइम वैल्यू ज्यादा है, तो इसके पास समय मिल गया बेटा किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने का। दूसरा, ये क्या कॉस्ट बचा सकता है? हाँ जी बेटा, क्या ये कॉस्ट बचा सकता है? बिल्कुल सर, इसके पास टाइम है तो टाइम पे रॉ मटेरियल खरीदेगा, तो ऑब्वियसली बात है रॉ मटेरियल रिलेटिवली सस्ता मिलेगा। रॉ मटेरियल मतलब पेपर के लिए जो भी आपके ट्री वगैरह यूज होंगे वो सारी चीजें, तो जो भी ये परचेज करेगा रॉ मटेरियल, तो कहीं ना कहीं बेटा उसको सस्ते में मिलेगा, क्योंकि उसके पास टाइम है, वो शुरू से ही डिसाइड कर रहा है, हर चीज को पहले से डिफाइन कर रहा है, उसको हर चीज की सिचुएशन पहले से ही पता है। तो वो ऑब्वियस ही बात है, डिमांड उस टाइम पे मार्केट में इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो जो भी इसको रॉ मटेरियल मिलेगा, जो भी लेबर्स मिलेंगे, जो भी मशीनरी वगैरह यूज करेगा, उसमें कहीं ना कहीं इसको क्या आएगी बेटा, कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि इसका टाइम वैल्यू है, ये डिसाइड कर सकता है चीजों को आराम से। अब यहाँ पर जो मैनेजर है, इसके पास टाइम ज्यादा है क्या? नो सर, लेस टाइम। इसके बाद टाइम बहुत कम है, क्योंकि इसको 2-3 महीने में, राइट, बुक्स का प्रोडक्शन करके मार्केट में लॉन्च कर देनी है, राइट, फिर उसमें करेक्शन के लिए भी जाती है, तो इसके बाद टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम टाइम है, इसके बाद तो बहुत ज्यादा टाइम था, राइट, एक्स्ट्रा टाइम था, तो ये चीजों को प्रॉपरली मैनेज कर रहा था अपने तरीके से। अब ये जो मैनेजर है, ये जब प्रोडक्शन कर रहा होगा पर्टिकुलर गुड्स का, तो क्या ये टाइम को बहुत ज्यादा देखेगा, टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा देखेगा कि यार मेरे पास टाइम बहुत कम है, राइट, तो ऑन टाइम काम होना चाहिए, यानी कि इसका जो मोर कंसंट्रेशन होगा वो क्या टाइम पर रहेगा? यस, इसका मोर कंसंट्रेशन किस में रहेगा बेटा? टाइम पे। अब क्वेश्चन आता है सर कॉस्ट, क्या कॉस्ट बचा सकता है? सर हर चीज तो उसको महंगी मिलेगी, एट द एंड हर सप्लायर को पता होगा कि यार अब तो भैया मार्केट में सीजन आने वाला है, तो वो भी क्या करेंगे, अपनी रॉ मटेरियल की वैल्यू बढ़ा देंगे। लेबर भी बोलेगा अब तो इसकी मजबूरी है, इसकी जरूरत है, तो वो भी अपनी कॉस्ट बढ़ा देगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉस्ट बचाना पॉसिबल है क्या? नो सर। तो यानी कि सर ये मैनेजर जो है अलग सिचुएशन में, अलग परिस्थिति में मैनेजमेंट कर रहा है, यानी कि ये जो पर्सन है इसकी जो सिचुएशन है मैनेजमेंट करने की वो अलग है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को, बिल्कुल सर। और ये जो पर्सन है इसकी जो स्थिति है, इसकी जो सिचुएशन है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने की, वो अलग है। तो इसका मतलब सर दोनों ही व्यक्तियों को अलग अलग स्थिति में सेम काम को एग्जीक्यूट करना है। ये कॉस्ट को नहीं बचा पाएगा,
कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी, बट कोशिश करेगा ऑन टाइम पे काम करने की। तो बेटा जब हम ऑन टाइम पे काम करने की कोशिश करते हैं और हमें फर्क नहीं पड़ता कि भैया कितनी कॉस्ट हमें लग रही है, हमें टाइम पे काम चाहिए, कॉस्ट हमारे लिए मैटर नहीं करती, तो यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट हो रहा है बेटा, ये हो रहा है इफेक्टिवली, यानी कि इफेक्टिवनेस के तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ये जो मैनेजमेंट कर रहा है तो यहाँ पर कॉस्ट बचा सकता है क्योंकि इसके पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो इसका मतलब ये जो काम कर रहा है बेटा ये कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कर रहा है, यानी कि मैनेजमेंट कर रहा है एफिशिएंसी, एफिशिएंट तरीके से। यानी कि दो चीजें हैं, इफेक्टिव और एफिशिएंट। इफेक्टिव का मतलब, भैया इफेक्टिव का मतलब होता है काम हमें ऑन टाइम पे चाहिए, कॉस्ट कितनी भी लग जाए भैया उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉस्ट ज्यादा लग जाए चलेगा, बट हमारा काम टाइम पे हो जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट एज इफेक्टिवली। ठीक है। सर दूसरे एस्पेक्ट्स में बोलूं, भैया टाइम हमारे पास है, राइट, आप टाइम की चिंता ना करें, आप कॉस्ट बचाएं। हमारी कॉस्ट ज्यादा नहीं आनी चाहिए, टाइम को बचाइए। दैट इज अ वे ऑफ मैनेजमेंट विद द एफिशिएंट वे। तो ये जो मैनेजर काम कर रहा है बेटा, ये कौन से तरीके से कर रहा है बेटा, एफिशिएंट तरीके से, यानी कि एफिशिएंट वे के तरीके से। और एफिशिएंट वे में हम किसको बचा लेते हैं, कॉस्ट को बचा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मोर टाइम होता है, हमें टाइम पे काम मिल, ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा। ये जो पर्सन है ये काम मैनेजमेंट कैसे करेगा, इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब बेटा मैंने आपको क्या बताया, हाँ जी बेटा, हाँ मैंने बताया कि भैया कॉस्ट कितनी भी लग जाए, नो मैटर, कॉस्ट का यहाँ पर कोई मैटर ही नहीं है। यानी कि कॉस्ट यहाँ पर आपकी हाई हो सकती है वट, बट काम किस पे होना चाहिए बेटा, टाइम पे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, हमारे पास टाइम कम है तो हमें टाइम पे काम चाहिए, आप कितनी मर्जी कॉस्ट लगा दो। ठीक है, तो मैनेजमेंट के दो तरीके हैं, एफिशिएंट और इफेक्टिव। एफिशिएंट कहता है बेटा कि भैया काम जो है वो आपको कैसा होना चाहिए बेटा, कॉस्ट सेविंग मैनर में होना चाहिए। और इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि भैया कॉस्ट जितनी मर्जी लग जाए, हमारा काम टाइम पे होना चाहिए। दिस इज द टू वे ऑफ मैनेजमेंट। क्या समझ आया आपको? हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ सभी को? चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से।